और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदू जागरण मंच से जुड़े रहे हैं और इस समय भाजपा के कद्दावर नेता हैं। कई समाजसेवी संगठनों से आपका जुड़ाव है और बरेली का मोदी आपको कहा जाता है। हमारे साथ हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय गुलशन आनंद जी जुड़े हैं। सीएम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रोहित जी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका काफी अग्रणीय योगदान रहा है। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि छात्र जीवन में आखिर आपके मन में किसका प्रभाव पड़ा और किन किन लोगों के आप संपर्क में आए और कौन कौन सी बातों को आपके जीवन में प्रभावित किया? जी। छात्र जीवन बहुत उथल पुथल बड़ा रहा। मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार ने विभाजन की त्रासदी का दंश झेला है। पाकिस्तान से लाहौर, हरिद्वार, अंबाला, कैंट होते हुए बरेली आए। तो जो शुरू की स्कूलिंग थी, हाई स्कूल तक तो बहुत अच्छी रही। उसके बाद फिर जब अंबाला कैंट से बरेली आना हुआ तो फिर थोड़ा सा उथल पुथल मचा परिवार में, व्यापार में। मैं संभवतः उस वक्त 15 साल के आसपास का था। तो पारिवारिक ट्रांसपोर्ट थी। हाई स्कूल के बाद जो छुट्टियां रहती हैं 1-2 महीने की, तो वो अपने साथ ले गए। और एक अजीब सा इत्तेफाक रहा कि ट्रांसपोर्ट पे गए तो ट्रांसपोर्ट के होकर रह गए। पहले महीने में खर्चे के 80 रुपए मिले तो लगा ये तो बहुत हो गए। वहीं रहकर उस ट्रांसपोर्ट में चाहे नौकरी कह लीजिए, चाहे उनका साथ देना कह लीजिए, वहीं से फिर इंटर का प्राइवेट फार्म भरा। इंटर पास हो गए, बरेली कॉलेज में एडमिशन का फार्म भर दिया। फिर समाचार आया कि इंटर का रिजल्ट विदल्ड हो गया, रोक दिया गया। कोई बात नहीं। फिर एक ऐसा समय आया जो पुराने कष्ट थे, आर्थिक और ये सारे, उनको दूर करने का। तो पैसा कमाने की धुन लगी ट्रांसपोर्ट पे। तो पढ़ाई एक तरफ को छूट गई, जितनी कर ली थी कर ली। आप कह सकते हैं कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूं, मैं बीए नहीं कर पाया। तो उस दौरान के जो तजर्बे थे, देखते थे बरेली कॉलेज के अंदर बड़ा हंगामेदार दौर रहता था। चौधरी नरेंद्र सिंह प्रोफेसर साहब मिलिट्री साइंस के थे शायद। तो जीवन देखा जब हेमंत नदी अंदर बहुगुणा जी के समय में वो आंदोलन, वो सब देखा। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बनने का दौर था। तो उससे ऐसा लगा भाई ये तो संघर्ष के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। तो उस दौरान लगा कि भाई जिंदगी में यदि कुछ प्राप्त करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्टर बने रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्योंकि 1925 में गठन हुआ, 47 में विभाजन हो गया, लूट पिट के लाखों लोग इधर आ गए, उसमें हमारा भी परिवार था। तो उस वक्त मदद करने वालों में आरएसएस ही था, इसलिए उससे जुड़ाव रहा। देशभक्त संगठन, सामाजिक काम का संगठन। जब बहुत छोटे थे अंबाला कैंट में, तो हमारे एक टांगरी नदी हुआ थी, उसमें बाढ़ आई। छोटा हमने देखा, खाकी नेकर पहने, लंबे लंबे डंडे लेके कुछ लोग जहां उफान पर टांगरी है उधर को पैदल चले जा रहे हैं। ना डूबने का डर, ना कुछ, कहीं रोटियां मांगने, कुछ लगता है भाई अच्छा कुछ जुड़ाव हुआ। तो मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 3य वर्ष प्रशिक्षित स्वयं सेवक हूं। जो लोग जानते होंगे 3rd ईयर ओटीसी। फिर राम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे कहा गया कि आपको राम जन्मभूमि आंदोलन में काम करना है और दायित्व लेके काम करना है। बड़ा बचता है लंबे समय तक। सब्जी के ठेलों पे रामशिलाएं पूज रहे हैं, सरियों की रेत ला रहे हैं। तो हिंदू जागरण मंच का मुझे जिले का संयोजक बना दिया गया। 1988 में स्वतंत्र हिंदू जागरण मंच का गठन हुआ था मुजफ्फरनगर में। फिर जिला संयोजक से चलते चलते मैं फिर ब्रज प्रांत का अध्यक्ष रहा। बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत कुछ सीखने को मिला हिंदू जागरण मंच में। जी सर, आप हिंदू जागरण मंच से जुड़े रहे। कुछ एक आरोप मेरे पास आए हैं, कुछ आरोप लगे हैं आपके ऊपर, जैसा कि शील चौराहे का नाम आपने शिवाजी चौक रख दिया बरेली में, डीडीपुरम का नाम आपने शहीद चौक रख दिया, अयूब खां चौराहा का पटेल चौक रख दिया। इसी तरह योगी जी भी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया। ये आप कहाँ तक कुछ समझते हैं? ये आरोप मेरे लिए गहनों के समान है। मेरा सौभाग्य है कि मुझ पे ऐसे आरोप लगे। शील चौराहा तो कभी था ही नहीं। शील अस्पताल बन गया था
मुझे कहा गया कि सभासदी भी मैं लड़ सकता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सभासद रहा कई वर्ष तक। 4 चुनाव मैंने सभासदी के लड़े, एक डिप्टी मेयर का लड़ा, आखिर में अभी मैंने मेयर का चुनाव लड़ा। तो मैंने नगर निगम में अधिकृत प्रस्ताव पास कराकर उसको छत्रपति शिवाजी चौक करवाया। संभवतः आप बोर्ड लगा हुआ है आज भी 2000 के आसपास का बोर्ड पत्थर लगा हुआ आदमी। तब मैं हिंदू जागरण मंच का प्रांतीय मंत्री था। फिर शहीद पंकज अरोड़ा ने अपनी कुर्बानी दी बॉर्डर पर, तो लगा भाई राजेंद्र नगर क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं, जिसको देखो अयूब खां चौराया। तो उसका नाम बहुत लंबे समय से लोग पटेल चौक के लिए प्रयासरत थे, वो पटेल चौक हो गया। तो हमने शहीद चौक को इस लायक बनवा दिया अपने समय में कि आज बरेली शहर का हर बड़ा कार्यक्रम शहीद चौक या छत्रपति शिवाजी चौक होता है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं शहर के लिए कुछ ऐसा कर सका। मैं रहूं या ना रहूं, कहते ना भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, लोग इसको पहचानेंगे। रही बात आपने नाम परिवर्तन का, नाम परिवर्तन क्यों नहीं? क्या क्या मुगल काल में नहीं हुआ हिंदुओं के खिलाफ? कत्लो गारद, आतंक, धर्म परिवर्तन, बलात्, धर्म परिवर्तन या सिर काट दिए गए, इस्लाम ग्रहण कर लो, जो चाह किया। अब कोई कल्पना कर सकता है कि किसी मिडल ईस्ट में या किसी भी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद के नाम पे मार्ग हो जाए? कोई कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लग जाए? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे सोच सकता है क्या? ये सब नाम पहले से थे। आदरणीय योगी जी ने प्रयागराज जो किया, प्रयागराज अचानक नहीं हो गया। हमारे यहाँ ग्रंथों में उसको प्रयागराज कहा जाता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ब्रिटिश काल में देखिए ना, जो नाम चाहा लॉर्ड कर्जन और फलाना लॉर्ड डलहौजी, जो चाहा रख दिया गया आपने भाई। वो समय कुछ ऐसा था कि लगता था कि परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं। आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं तो हम नाम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने पाप किया था उस पाप को दूर करके हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को दोबारा स्थापित कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छा हमें जवाब दिया और सही जवाब दिया। अच्छा, एक बात हम आपसे और करना चाहते हैं। भाजपा सरकार में धारा 370 हटाई गई और ये किसान जो है बिल आया है और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत सारे नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर को लोग कोई मुद्दा ना कहें, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दी है। कितने युद्ध हुए। ये जो इतिहासकार झूठा इतिहास लिख देते हैं ना, ये नहीं है। अब प्राचीन ग्रंथ पुराने जो इसके वैदिक काल के समय से हैं, तब से है। अब आपने नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदुस्तान में बाबर का क्या मतलब है? बाबरी मस्जिद हो गई। ये हमारी आस्था का मुद्दा था, कोई नेतागिरी का, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं था। वो लड़ाइयां लड़ी उस वक्त, कई लड़ाइयां लड़ी, कई बार कब्जे हुए। आखिर में फिर एक ऐसा समय आया 6 दिसंबर 1992। तमाम चैलेंज, तमाम चुनौतियां, लोगों ने कहा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोगों ने जाने दी, कोठारी बंधुओं ने जाने दी, हमारे जैसे लोग जेलों में गए, लाठियां खाई। उसके बाद वो ढांचा जो है धूल दूषित किया। वो चैलेंज स्वीकार करके तिनके तिनके करके वो ढांचा उड़ा दिया लोगों ने। यदि वो ढांचा नहीं गिरा होता, मोदी जी की सरकार नहीं बनी होती, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देता? यथास्थिति, बरसा बरस से यथास्थिति चली आ रही है, हम भी झेलते आ रहे थे। न्यायालय पर भरोसा करते हुए तमाम सारे तथ्य प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने निर्णय लिया। और अब लोग आरोप लगाते थे अनर्गल, आप नेतागिरी करते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई, अब तो मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बता दी, न्यायालय ने निर्णय दे दिया, हमने शिलान्यास कर दिया और जन जन के सहयोग से करोड़ों रुपया एकत्रित करके उसका निर्माण भी प्रारंभ हो गया। दूसरी बात आपने की धारा 370, शायद सिविल कॉमन कोड को भी आपने छेड़ा। क्या कारण है भाई? जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या खास बात है कि वहां पर हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, हिंदू अपना मकान नहीं बना सकता? और आपने 47 के बाद लोकतांत्रिक भारत के अंदर वो तुष्टीकरण के मारे हुए नेताओं की सरकारों के कारण आपने लाखों हिंदुओं को मार मार के वहां से भगा दिया। तब तुम्हें किसी को दर्द नहीं हुआ?
आज हम उनके लिए मकान बनाकर आदरणीय मोदी जी जो है बसाने का काम कर रहे हैं, तो आप चैलेंज कर रहे हो। ये 370 और 35A का हटना बहुत जरूरी था, ताकि इस हिंदुस्तान के अंदर एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, जिसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान कुर्बान की थी, उसकी स्थापना की। हमें याद आता है, छोटे छोटे थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अरे अभी सारे का सारा तो हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो अभी है, जिसको हमें लेना है। वो सपना तब पूरा होगा मित्र। और 35A 370 तो धूल धूसरित हो गई। अब देश वो वाला देश नहीं रहा। किसान बिल के बारे में आपका क्या कहना है? पूरा देश निगाह किसान बिल पर है। देखिए, जब से मोदी सरकार बनी है, कुछ लोगों को ये लगने लग गया, कभी ये सरकार अगर लंबे समय तक रह गई, हमारी दुकानें, हमारे प्रतिष्ठान जो राजनीति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर चले, ये सब बंद हो जाएंगे। कभी शाहीन बाग के नाम से निकल आते हैं, कभी दिल्ली में किसी चर्च पे पत्थर के नाम पे निकल आते हैं। अब किसानों के नाम पर इकट्ठा कर लिया। अब किसान उसमें रहे नहीं। पहले दिन से जो लोग थे, बड़े फार्मर थे, प्रायोजित आंदोलन था, अब धीरे धीरे वो भी हट गए। अब कौन लोग रह गए? कम्युनिस्ट, सापा, बासापा, कांग्रेस, एंटी बीजेपी, सारा ग्रुप जितना था आ गया। अरे भाई, तुम किसान हो, बंगाल में चुनाव लड़ाने जाएंगे हम साहब, क्या मतलब है? किसान अपनी मांग रखो ना। लोगों की समझ में आ गया कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये भारतीय जनता पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जन जन की सेवा करने वाली सरकार, देश का मस्तक ऊंचा करने वाली विश्व में मोदी नेतृत्व वाली सरकार, इसको डिस्टर्ब करो, इसको पनपने मत दो। दूसरी तरफ वो लोग जिनको लगा कि आज हम सर उठाकर भारत ही नहीं विश्व के अंदर कह सकते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, वो मत वाले लोग आज प्रसन्न हैं और पूरे विश्व के अंदर वो लोग छाए हुए हैं। उनका एक सपना पूरा हुआ है। एक आपसे प्रश्न ये पूछना चाहते हैं, आप तकरीबन 5 से 6 बार सभासद भी रहे हैं और मेयर का 4 बार सभासद, एक बार डिप्टी मेयर लड़े, एक बार मेयर लड़े, दुर्भाग्य से मेयर का चुनाव हार गए। राजनीति है, इसमें कोई अफसोस या शर्म की बात नहीं है। 87,000 लोगों ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को वोट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया। 87,000 का मतलब मित्र 30,000 परिवार जिन्होंने वोट दिया, और जिन्होंने वोट किसी कारण नहीं दिया वो लोग अलग से हैं। यानी लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता के चाहने वाले हैं। पद कोई भी 3, 4 या 5 साल का होता है, बिना पद और कद के जो समाज में आप सेवा का काम करते हैं, जो आरएसएस ने सिखाया, जो हिंदू जागरण मंच ने सिखाया, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है सेवा करने की, वो सदैव मन के अंदर रहती है और उसको हम जब मौका मिलता है सड़क पर आकर प्रस्तुत करते हैं। कोरोना काल के अंदर पूरी बरेली ने देखा किस प्रकार से आरएसएस, बीजेपी, हिंदू जागरण मंच, मेरा सौभाग्य है कि मैं पंजाबी परिवार से आता हूं। हमारी पंजाबी महासभा जिसका मैं संरक्षक हूं, तपती दोपहरिया में झुमका चौराहे पर हमारे लोग लगे हुए थे, आरएसएस के लोग रजौ चौक पर प्लेटफार्मों पर लगे हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए थे। तो वो सेवा तो हमारे खून के अंदर है। एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, अब आगे चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? मैं जिस संगठन से आता हूं, आरएसएस, फिर भारतीय जनता पार्टी, उसका अनुषंगिक संगठन है। हम स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। हमारे बहुत बहुत शीर्ष लोग हैं जो पहचान लेते हैं गुजड़ी के लाल कौन है, इनसे क्या काम लेना है। मुझे संघ का काम लिया गया, हिंदू जागरण मंच का काम लिया, फिर बीजेपी का काम लिया। संगठन जब कभी इस लायक समझेगा, लगेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अब चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं बरसों बरस से, फिर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। एक बरेली से एक आवाज उठ रही है, आपको बरेली का मोदी भी कहा जाता है और लोग बरेली में आपको मेयर के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या कहना है आपको? लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं संगठन के साथ, मेरे साथ। लोग इस बरेली के अंदर पहचानते हैं, जो आम जनमानस नब्ज पे हाथ रखता है उसके सामने सारे पैरामीटर, सारे थर्मामीटर फेल हो जाते हैं। वो जो अकड़ और घमंड में रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, जो मैं सोच रहा हूँ सही है, जो मैं करूंगा सही है, ये सब धाराशायी हो जाते हैं। अंत में जब जनता तय करती है, 1975 की इमरजेंसी आपको याद होगी, पुतिन, लेनिन, ये सब याद होंगे, याहिया खां, पाकिस्तान, सब याद होंगे। 75 की इमरजेंसी तो लोकतांत्रिक भारत के अंदर एक कलंक था, लोगों ने देखा।
नाम लेने वाले नहीं बचे उनके। ये सत्ता का घमंड किसी का रहा नहीं है। एक कार्यकर्ता बन के सेवा के रूप में काम करिए। जब आपको अवसर प्राप्त हो, प्रभु से प्रार्थना करिए लोग आपको इस लायक बना दें। अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कोई एक ऐसी घटना जो आपके जीवन में जिसका प्रभाव आपको पड़ा हो और उसने आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल दी हो, कोई ऐसी एक घटना? अब ये जीवन ही घटना और दुर्घटना का दौर रहा है। आपको बताया ना, मेरी पैदाइश 1956 की है। 47 में लोग लूट पिट के आए परिवारों के साथ। हर घटना से कुछ ना कुछ सबक सीखा। मैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन में अयोध्या गया, स्वर्गीय गोवर्धन राज चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में, गोली लाठी सब कुछ चल रहा था, तो अपने आप को बचाना भी था और जेल भी नहीं जाना था। ऐसा निर्देश था, जेल में नहीं जाना है। तो हम खेतों में से होकर जा रहे थे पगडंडी के किनारे। एक बाद में पता चला कि क्षेत्र अधिकारी है, उसने चैलेंज देकर दौड़ाया, दौड़ो तो उसने लाठी जबरदस्त तरीके से मारी, भरपूर, इस राइट हैंड साइड से, जैसे बिल्कुल सिर पे आ रही हो। मैं शब्द शायद संघ का द्वितीय वर्ष कर चुका था, तो प्रहार और बचाव दोनों आते थे। तो मैंने बिल्कुल एक झटके से अपने आप को ऐसे किया और लाठी नीचे बढ़ा। मैंने लाठी छीन के उसे, तो मेरे पिता बोले, गुलशन जी लाठी मत मार देना इसको, ये मर जाएगा। तो लगा कि संघ का वो प्रशिक्षण कितना काम आया। अगर वो लाठी सर पे पड़ गई होती तो क्या होता। बचाव और प्रहार, ये दोनों जो मैंने उस शायद द्वितीय वर्ष छोटी से सीखे थे, वो मेरे काम आए। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ आज जीवित आपके सामने पड़ा हूँ। जेल जाना, जेल से आना जाना, उत्पीड़न, टार्चर, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा विपक्ष में ही राजनीति करी है। सत्ता तो अब आई है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का एम क्या है? उद्देश्य आपके हाथ में नहीं होता। बंदा जोड़े पली पली और राम उड़ावे कुप्पा। आप योजना बनाते रहिए ना, कुछ चीजें वो भी तय करता है, उस पर भरोसा रखिए और अपना कर्म करते रहिए। यदि आपके भाग्य में कुछ लिखा है तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो समाज सेवा करिए ना। कौन रोक रहा है आपको? वो पहचान जो आपकी समाज सेवा की बनेगी ना, वही जो आपके मुख से कुछ मेरे बारे में जो शब्द निकले हैं, ऐसा लगता है कि हे देव, तेरी बहुत कृपा है एक साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर, जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बरेली की आबादी 30-35 लाख की होगी भाई। मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है। ये संगठन ने जो तराश के मुझे इस लायक बनाया, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो संघर्ष की थी, जो पाकिस्तान के अंदर माल असबाब दौलत थी, वो सारी याद आती है। तो फिर लगता है कि कुछ करो। और आज प्रभु की कृपा हम इस लायक हैं, उसकी कृपा से, कि समाज के अंदर सेवा का एक ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, वो लगता है लंबे समय तक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रतन पाले हैं जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। और अनुशासन यदि सीखना है, यदि कार्यकर्ता का निर्माण करना सीखना है, तो हमें आदरणीय गुलशन आनंद जी को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और आज आदरणीय गुलशन जी भाई साहब हमारे साथ में रहे, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।